गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साम्राज्यवाद के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और आपने देखा किस तरह से अफ्रीका में साम्राज्यवाद हुआ 19वीं शताब्दी में और किस तरह से अमेरिका को विभिन्न यूरोपीय देशों ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया और इसे अफ्रीका की बंदर बाट भी कहा जाता है। जिस तरह से बहुत सारे यूरोपीय देश इकट्ठे होकर उन्होंने एक महाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना कब्जा किया, उपनिवेश बनाए और किस तरह से वो उन देशों के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग करके और औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो मशीनों को, जो कच्चा माल चाहिए था, वहां से उन्होंने प्राप्त किया। तो देखिए, जैसे आपने अफ्रीका में साम्राज्यवाद के बारे में पढ़ा, इसी प्रकार से हम आज जो टॉपिक लेंगे वो एशिया में साम्राज्यवाद को लेकर है। ठीक है, इंपीरियलिज्म इन एशिया। तो आप ये देखिए कि 19वीं शताब्दी में एशिया में भी साम्राज्यवाद का बहुत विकास हुआ। भारत जैसे देश उस समय छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। इन राज्यों में राजनीतिक फूट का लाभ उठाकर विभिन्न यूरोपीय देशों ने अपने अपने उपनिवेश स्थापित किए, स्थिति का फायदा उठाया और पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, रूस जैसे देशों ने एशिया के देशों पर कब्जा किया नव साम्राज्यवाद के लिए। ठीक है, तो जैसे हमने अफ्रीका के विभिन्न देशों के बारे में पढ़ा कि इन देशों पर इस यूरोपीय शक्ति का अधिकार, ऐसे ही हम एशिया के विभिन्न देशों के बारे में पढ़ेंगे जिन पर यूरोपीय जो देश थे उन्होंने अधिकार किया या साम्राज्यवाद किया। तो अलग अलग यूरोपीय शक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं पुर्तगालियों के बारे में। एज यू नो दैट द पोर्चुगीज एंड द स्पेनिश पीपल, दे वर सी फायरिंग पीपल। कहने का अर्थ ये है कि पुर्तगाल और स्पेन के जो लोग थे वो समुद्री यात्राओं के बड़े अभ्यस्त थे। मैंने शायद आपको पहले भी बताया है कि किस तरह से नाविक स्कूलों की स्थापना हुई। मतलब पुर्तगाल और स्पेन में तो नेवल स्कूल स्टैब्लिश किया गया था जिसमें ट्रेनिंग दी जाती थी नाविकों को कि आपको कैसे जो है समुद्र में ट्रैवल करना है और नए नए मार्गों की खोज करनी है। तो पुर्तगाली इसमें बहुत अग्रणी थे, देवर फोरनर्स। और आप जानते हो कि पहली बार एशिया में जिस व्यक्ति ने पांव रखा था उसका नाम था वास्को डी गामा। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने आशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए और मतलब वो अपनी जो पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन, वहां से वो पूर्व की दिशा में चला और आशा अंतरीप का चक्कर काटते हुए वो 1498 में भारत के कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा। कालीकट का मतलब आज का जो केरल का जो क्षेत्र है। और उसने एक नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट का जो उस समय शासक था जमोरिन, उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया और पुर्तगालियों को कुछ व्यापारिक सुविधाएं भी प्रदान की, मतलब व्यापार करने के लिए सुविधाएं प्रदान की। और इस प्रकार से पुर्तगालियों का भारत में आना जाना आरंभ हो गया और फिर उन्होंने तटीय क्षेत्रों पर अपनी बस्तियां स्थापित करनी शुरू कर दी और इसके लिए उनको फिर भारतीयों के साथ संघर्ष भी करना पड़ा, युद्ध भी लड़ने पड़े। जैसे कि आप जानते हो, शायद आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा, दीव, दमन में व्यापार करना आरंभ किया और इसके पश्चात उन्होंने इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और ये जो अधिकार था ये लगभग 1961 तक, मतलब गोवा जो है ना 1961 तक पुर्तगालियों के प्रभाव में रहा था। इसके पश्चात उन्होंने मकाओ और तिमूर, ये जो दो इलाके हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है। जैसे मकाओ जो था वो तो चीन के पूर्वी तट पे था और जो तिमोर था ये भी दक्षिण पूर्वी एशिया में पड़ता था। तो पुर्तगालियों ने
इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार किया। यानी भारत में गोवा, दीव, दमन पर अधिकार किया। पहले गोवा पर किया, फिर बाद में सब्सिक्वेंटली दीव, दमन। आप जानते हो कि ये यूनियन टेरिटरीज हैं आज के टाइम में। गोवा इज ए स्टेट बट दीव, दमन इज ए यूनियन टेरिटरी। तो गोवा, दीव, दमन, मकाओ और तिमोर पर एशिया में पुर्तगालियों ने अपना प्रभाव जमाया। इसके बाद हम बात करते हैं डचों के बारे में। डचों के एशिया में उपनिवेश। तो देखिए, जब पुर्तगाली भारत और अन्य दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ व्यापार कर रहे थे, उस समय डचों को भी लगा कि उनको भी जो है व्यापार करना चाहिए एशिया के साथ। और हॉलैंड के निवासियों को डच कहा जाता था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, द इनहेबिटेंट्स ऑफ हॉलैंड वर नोन एज डच। जैसे भारत के इनहेबिटेंट्स को, भारत में रहने वाले लोगों को भारतीय कहा जाता है, ऐसे ही हॉलैंड में रहने वाले लोगों को डच कहा जाता है। आप जानते हो कि 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित हुई थी एशिया में व्यापार करने के लिए। तो भारत में इस कंपनी को व्यापार करने के लिए जो है अधिकार दे दिए गए थे। और उस समय उन्होंने जो व्यापार किया वो त्रिपुरा, पटना, सूरत, इन स्थानों के साथ व्यापार किया। और एशिया की अगर हम बात करें तो दक्षिण पूर्वी एशिया की, जिसमें जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, मलक्का जैसे जो द्वीप थे वो उन्होंने हासिल किए। बल्कि डचों के पुर्तगालियों के साथ भी संघर्ष हुए उपनिवेशों को लेकर। और डचों ने पुर्तगालियों से एम्बियोना का जो द्वीप था वो भी अपने अधीन कर लिया था। इसके अतिरिक्त 1641 में डचों ने मलक्का पर अधिकार कर लिया था। और 1658 में डचों ने पुर्तगालियों को भी श्रीलंका से बाहर निकाल दिया था। और इस प्रकार उन्होंने जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, जकार्ता, श्रीलंका, इनमें अपने उपनिवेश स्थापित किए। तो अभी तक हमने दो यूरोपियों की बात की है जिन्होंने एशिया में साम्राज्यवाद किया। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रिटेन के उपनिवेशों के बारे में। तो आप ये जानते हो कि ब्रिटेन ने बहुत से उपनिवेश बनाए, बल्कि सबसे ज़्यादा उपनिवेश तो ब्रिटेन ने बनाए थे। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो था वो था अंग्रेज़ों की जो सामुद्रिक शक्ति थी। इंग्लैंड वाज नोन एज अ मिस्ट्रेस ऑफ द सी। समुद्र की मलिका कहा जाता था। सामुद्रिक तौर पर, यानी समुद्रिक शक्ति के तौर पर जो ब्रिटेन था वो अन्य यूरोपीय देशों से बहुत आगे था। ठीक है। और आप ये जानते हो कि एक समय ऐसा था जब ये कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता। इतना विस्तृत, इतना विशाल साम्राज्य था जो ये बात कही गई थी। तो देखिए, भारत में इन्होंने अपने उपनिवेश स्थापित किए। सबसे पहले ब्रिटेन ने, आप जानते हो कि किस तरह से भारत में उपनिवेशवाद किया। भारत में, बंगाल में ये आए व्यापार करने के लिए। सूरत में इन्होंने व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की, अलग अलग स्थानों पर व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। और इस दौरान जो है उनका संघर्ष भी हुआ अन्य यूरोपीय कंपनियों के साथ। जैसे उस समय डच, फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे, तो इनके साथ भी संघर्ष हुआ। और आप जानते हो कि किस तरह से राजनीतिक फूट का लाभ उठाकर अंग्रेज़ों ने भारतीयों के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित किया। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल आए, जैसे लॉर्ड वेल्लेस्ली, आपने पढ़ा, आपने शायद सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में, सेकेंड ईयर में ज़रूर आपने पढ़ा है कि लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायक संधि, ये सहायक संधि के माध्यम से बहुत से राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाया अंग्रेज़ों ने। इसी तरह से लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति के तहत, जैसे आपने पढ़ा, झांसी, सतारा, नागपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, इन स्थानों के बारे में पढ़ा कि लॉर्ड डलहौजी ने लैप्स की नीति या विलीनीकरण की नीति अपनाकर भारत में साम्राज्यवाद किया। और पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित था, और बाद में 1857 की क्रांति के बाद फिर क्वीन विक्टोरिया ने सीधे तौर पर इंग्लैंड का शासन भारत में स्थापित कर दिया। तो भारत में अनेक उपनिवेश बनाए। फिर बात करते हैं बर्मा की। तो अंग्रेज़ों ने बर्मा में भी अपने उपनिवेश स्थापित किए।
और इन उपनिवेशों की स्थापना के लिए उनको बर्मा के लोगों के साथ युद्ध भी लड़ने पड़े। 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए। आंग्ल का मतलब अंग्रेज। एंग्लो बर्मीज वॉर, 3 वॉर्स, 1824 से 1826, 1852 में, 1885 में 3 जो है युद्ध करके बर्मा पर अंग्रेज़ों ने अपना अधिकार स्थापित किया। अच्छा, फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण जो एशिया का देश है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और वो है चीन, चाइना। चाइना को भी साम्राज्यवादी नीति का शिकार बनाया। हालांकि चाइनीज दे वर नॉट एग्रीड विद इंटरमिंगलिंग विद द यूरोपियन पावर्स, यानी यूरोपीय शक्तियों या किसी भी बाहरी शक्ति के साथ जो चाइना के लोग हैं, दे वर वेरी कंजर्वेटिव पीपल, बहुत रूढ़िवादी लोग थे। वो किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप या किसी भी तरह का कोई मेल जोल जो है यूरोपीय लोगों के साथ नहीं करना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज़ों ने चीनी शासकों से कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त कर ली, और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए उन्होंने चीन में अफीम का व्यापार करना शुरू कर दिया। और आपको शायद पता हो कि अफीम की खेती भारत में करवाई जाती थी। भारत में अफीम की खेती करवाकर उस अफीम को चाइना में बेचा जाता था, और धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने ये बेचकर, ये मतलब अफीम बेचकर वहाँ के लोगों को अफीम का आदी बना दिया। अफीम आप जानते हैं कि इस तरह का एक प्रोडक्ट होता है, नशा होता है इसमें। तो ओपियम का यूज़ करके जो है ना उसके चाइना के लोगों को आदी बना दिया। और इस संदर्भ में ब्रिटेन और चीन के बीच में 3 अफीम युद्ध भी हुए थे। 3 एंग्लो ओपियम वॉर्स इसको कहा जाता है, एंग्लो चाइना वॉर या ओपियम वॉर्स, ठीक है, अफीम के प्रश्न पर। तो इस प्रकार से चीन में भी अंग्रेज़ों के उपनिवेश स्थापित हो गए। और चीन में तो बल्कि चीन के द्वार यूरोपीय व्यापार के लिए खुलने के पश्चात फिर अमेरिका ने भी चीन के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित करने आरंभ कर दिए। देखिए, पहले तो चीन ये चाहते नहीं थे कि कोई यूरोपीय शक्ति या कोई भी बाहरी शक्ति उनके देश में आए, उनके साथ व्यापार करे। लेकिन बाद में फिर अमेरिका को भी चीन में सुविधाएं प्राप्त हो गई थी। जब फ्रांस ने ये देखा कि भाई इंग्लैंड इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन चाइना, तो फ्रांस ऑल्सो गॉट इंटरेस्टेड इन चाइना, भाई क्यों ना हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। तो फ्रांस ने भी कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसी तरह से रूस को भी लगा कि जब सारे जो यूरोपीय देश हैं वो चीन में अपना प्रभाव बढ़ा रहे हैं और चीन में व्यापार करके उनको सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, तो क्यों ना जो है वो भी सुविधाएं प्राप्त कर लें। तो चीन ने भी मतलब रूस ने भी चीन में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इसी तरह से जापान भी इंटरेस्टेड हो गया। यूरोपीय देशों की इस साम्राज्यवादी नीति के चलते देखकर जापान ने भी इसका स्वाद चखने का निर्णय कर लिया। हालांकि जापान और चीन का जो विवाद था, एक तरह से कोरिया को लेके था, मुख्य जो विवाद था, क्योंकि कोरिया जो है चीन और जापान के बीच में पड़ता था। लेकिन बाद में फिर जो एक शिमनोस्की की जो ट्रीटी हुई एक युद्ध के बाद 1895 में चीन और जापान के बीच में, 1894-95 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद एक संधि हुई, शिमनोस्की की संधि। इसमें फिर कोरिया की स्वतंत्रता स्वीकार कर ली गई थी। तो आप ये देखिए कि इस वर्णन से हम ये समझ सकते हैं, चीन के संदर्भ में विशेष रूप से हम ये कह सकते हैं कि इसको एक शब्द दिया जाए, इसको एक वाक्य दिया जाता है, इसको कहा जाता है कि चीनी खरबूजे का काटा जाना, कटिंग ऑफ द चाइनीज मेलन। मेलन मतलब खरबूजा। कि जिस तरह से खरबूजा, आजकल गर्मियाँ आप खा रहे होंगे खरबूजे, तो खरबूजे की आपने शेप देखी है, उसमें पहले ही फरोज बनी होती है, रोज सी बनी होती है, और आप उसके साथ साथ उसको काट देते हो, ठीक है। कई बार तो केवल मतलब नीचे का हिस्सा छोड़कर बाकी ऊपर ऊपर का काट दो, तो बिल्कुल जो है ना अलग अलग स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में बट जाता है वो। ऐसे ही जैसे अफ्रीका की तो बंदरबाट हुई थी, इसको तो बड़े व्यवस्थित रूप से काटा गया था अलग अलग अपने प्रभाव क्षेत्रों में। तो ये जो है चीन में साम्राज्यवाद के बारे में।
इसके बाद लंका में भी इसी प्रकार हुआ। लंका में भी पहले पुर्तगालियों ने अधिकार किया, फिर डचों ने अधिकार किया। डचों ने 1658 में पुर्तगालियों को श्रीलंका से निकाल दिया। फिर बाद में इंग्लैंड ने उस पर अधिकार कर लिया और 1948 तक इंग्लैंड का श्रीलंका पर अधिकार बना रहा। इसी प्रकार से मलाया, तिब्बत, तिब्बत में ब्रिटेन का जो है सर्वोच्च शक्ति बन गया था, और बहुत से उपनिवेश। फिर इसी तरह से फ्रांस ने भी अपने उपनिवेश बनाए। भारत में आप जानते हैं कि फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में एक आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष चला था, जिसमें अंततः अंग्रेज विजयी हुए थे। लेकिन फ्रांस ने भी भारत में उपनिवेश स्थापित किए थे, जैसे चंद्रनगर और माही और बहुत सारे अन्य हम गिनवा सकते हैं। आपने पढ़ा भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन, इसमें पढ़ा था आपने। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया में जैसे फ्रांस ने लाओस, वियतनाम और कंबोडिया जैसे क्षेत्रों पर अधिकार किया। फ्रांस के अतिरिक्त जर्मनी ने भी कुछ उपनिवेश बनाए अपने, भारत में तो नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में और अन्य क्षेत्रों में। रूस ने मध्य एशिया में अपने उपनिवेश स्थापित किए, और रूस ने चीन में भी अपना साम्राज्यवादी हित पूरा करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि जैसे अफ्रीका को जो है विभिन्न क्षेत्रों में बांट लिया था यूरोपीय पावर्स ने, ऐसे ही एशिया को भी अपने विभिन्न प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया था। तो ये पूरा टॉपिक है एशिया में साम्राज्यवाद। ये ब्रीफली मैंने आपको बताया है। आपकी किताब में बहुत डिटेल दे रखा है, आप उसे पढ़ के और मेन पॉइंट्स जो है आप इसको लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक रह जाता है, वो है साम्राज्यवाद का प्रभाव। वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।